Hello guys, so how are you? I hope you are doing very well. आज हम आ चुके हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है किसका, न्यूज़पेपर एनालिसिस का। ओके, और आज की डेट है 26 दिसंबर 2025 और डे है आज का फ्राइडे। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैंने शुरू किया है वो आपकी एग्जामिनेशंस, लाइक देर आर डिफेंस एग्जामिनेशंस मेनली, CDS, NDA, there is also FCAT also, CAPF, okay, and once more CGCAT, कोस्ट गार्ड की। तो इन सब एग्ज़ाम्स की एग्ज़ामिनेशन फ़ाइट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस। और मैंने अपना इंट्रो पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मेरा नाम राकेश चौधरी है। ओके, और मैंने CDS जो है वो 4 टाइम क्रैक किया है, और जो FCAT है वो भी मैंने 4 टाइम क्लियर किया है। ओके, आप गेस कर सकते हैं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए ठीक हूँ, क्योंकि CDS का जो इंग्लिश का पेपर आता है वो 50% फॉर्म करता है, और जिसकी इंग्लिश में कमांड अच्छी होती है ना, वो CDS का पेपर क्लियर कर ही लेता है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट पेज पे ही मेरे को दो वर्ड्स मिले हैं। एक होता है इंक्लूसिव, हमने बहुत सुना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड, इसका मतलब होता है इंक्लूड ऑल, मतलब सबको इंक्लूड करना। एंड देन देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड क्लैरियन। क्लैरियन का मतलब होता है लाउड एंड क्लियर। अगर हम कोई चीज़ लाउड एंड क्लियर बोल देते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं क्लैरियन। देखो इधर लिख रखा है क्लैरियन कॉल। ओके, सो अब हम करते हैं आज के न्यूज़पेपर में। वैसे कोई ऐसी एडिटोरियल्स वगैरह और न्यूज़ वगैरह कोई इतनी इम्पोर्टेंट आई नहीं है, लेकिन जितनी भी आई हैं हम उन सबको कवर करेंगे। सॉरी। अब देखो, हम आ गए हैं एडिटोरियल पेज पे। तो ये है कि इसके ऊपर ये जो मैम है प्रंजुल भंडारी, ये ठीक लिखती हैं। मैंने इनके पहले भी एडिटोरियल्स काफ़ी पढ़े हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो स्लो रनिंग स्टेट्स हैं ना, जिनकी प्रोग्रेस स्लो थी, स्लो प्रोग्रेस कर रहे थे जो स्टेट्स, और जो फास्ट प्रोग्रेस कर रहे थे स्टेट, उनके बीच का जो गैप था, जो प्री पैंडमिक एरा और पोस्ट पैंडमिक एरा है, उसके बीच में कितना फ़र्क आया है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। ओके, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन बताई है नेशनल जीडीपी की। तो नेशनल जीडीपी क्या होती है? ये होता है सम ऑफ स्टेट ग्रॉस, स्टेट जितने भी हैं उन सब की जीडीपी को मिला के बनती है, क्या बनती है? नेशनल जीडीपी बनती है गाइस। अब एक और वर्ड है लेगार्ड। लेगार्ड का मतलब होता है हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस, और ये यहाँ किसके सेंस में बोला गया है? स्टेट्स के सेंस में, जो स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, देन देर इज़ अ नासेंट। नासेंट का मतलब होता है गाइस न्यू बॉर्न। हमने सुना है कि न्यू बॉर्न ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 बनाता है, तो उसके लिए जो वर्ड स्पेसिफिक यूज होता है ना, उसका वो वर्ड है नासेंट, जिसका मतलब होता है न्यू बॉर्न, या जो नया नया बना है। पिवट का मतलब होता है गाइस, ये इसको पिवट प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बताते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पिवट। तो इसमें ये बताया गया है, ये इधर देखो है ना, इसको है ना क्या करा हुआ है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्लो ग्रोइंग स्टेट और फास्ट ग्रोइंग स्टेट को। पहला है प्री पेंडेमिक, जो है 2013 टू 2019, और सेकेंड वन है 19 टू 25। तो इनके बीच में इन स्टेट्स को क्या करा गया? डिफाइन करा गया। तो ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लगा। इसके अंदर आपको 2-3 डेफिनेशंस भी मिलेंगी। आपको इसके अंदर क्या बोलते हैं, स्टेट्स कैसे अपने ग्रो कर रहे हैं, कौन सा स्टेट पीछे, कौन सा स्टेट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा स्टेट ने फास्ट ग्रोइंग था लेकिन अब वो स्लो ग्रोइंग पे आ गया है। तो ये आप ज़रूर से पढ़ना। अब आजकल बहुत ही ज़्यादा ये मैटर चल रहा है अरावलीज़ का। अरावलीज़ का मैटर इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने जो ये CEC है और FSIF, ये जो सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या करा है कि एक डेफिनेशन दी है कि कौन से अरावली हिल्स हैं या कौन सी पीक्स हैं जिनके अंदर आप माइनिंग कर सकते हैं। बट तो इनका डेफिनेशन ये था कि जिनका एलिवेशन 100 मीटर से नीचे रहेगा ना, उनके अंदर अपन माइनिंग वगैरह या फिर कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, मिनरल एक्सट्रैक्टिंग वगैरह सब चला सकते हैं। लेकिन
इसके अंदर एक कैच है गाइस, अरावलीज जो है ना वो 20 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है और ये पैचेस में है। तो इसका क्या होता है कि जो ओवरऑल एलिवेशन है ना वो 90% ऑफ जो हिल्स है ना वो 100 मीटर से नीचे हैं। तो जो इतने दिनों तक जो बैरियर था माइनिंग को लेके कि भाई हम माइनिंग नहीं कर सकते, अब वो हट जाएगा अगर ये एक्ट में आ गया, क्योंकि फिर 90% ऑफ द अरावलीज जो है वो एक्सपोजर में आ जाएगी माइनिंग के, और जितना भी इकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो सारी डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आ जाएंगी। अरावलीज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हालांकि ये रेजिडुअरी में आते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं, ये वाटर बेड को स्टेबल रखते हैं, वाटर रिचार्जिंग करते हैं, इकोलॉजिकल करते हैं, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स हैं, जैसे सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, आपने बहुत सुना होगा गाइस। बट अब क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको क्या कर रखा है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा जेपर्डी में है अरावली हिल्स। तो इन्होंने देखो देखो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंट जजमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स मार्क्स अ रप्चर इन द नेशंस एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। रप्चर का मतलब होता है छेद, मान लो आप एक तरह से। रप्चर का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ पंक्चर हो जाना। ओके, तो ये अरावली हिल्स का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो इसके अंदर दो वर्ड्स भी हैं, एक फर्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है गिव अप से लेके कि भाई किसी चीज़ को त्याग देना। एब्डिकेशन ऑफ थ्रोन मतलब किसी राजा ने अगर अपना क्राउन को अगर त्याग दिया है तो उसके लिए क्या आएगा, एब्डिकेशन आएगा इस। एक होता है एमिकस क्यूरियाई। एमिकस क्यूरियाई को क्या होता है, एमिकस क्यूरियाई होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट को सलाह देते हैं या फिर कोर्ट के अंदर अपनी याचिका पेश करते हैं कि आप ऐसा ना करें या आप ऐसा करें। अब देखो है ना, अब ये जो चीज़ जो एक्ट आ रहा है वो अच्छा क्यों नहीं है, उसके ऊपर ये मैंने अंडरलाइन करा है, तो आप इसको आराम से सुनना है ना। एट द हार्ट ऑफ दिस फेलियर लाइज बैड स्टेटिस्टिक्स इम्प्लीमेंटेड एज पॉलिसी। द कमिटी रिलाइड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज एवरेज एलिवेशन to justify 100-meter threshold, a fundamentally flawed approach in a landscape as heterogeneous as the Aravallis, where heights range from 20 to 600 meters। देखो जैसा मैंने बताया था कि 20 से 600 मीटर तक वेरी करता है। इन सच एक्सट्रीम्स एवरेजेस आर मीनिंगलेस, कि मतलब 20 से 600 के ऊपर एवरेज निकालना ना ये मीनिंगलेस बात है। A few tall peaks can inflate डिस्ट्रिक्ट्स एवरेज लिविंग द मेजोरिटी ऑफ द लोअर हिल्स अनप्रोटेक्टेड। जैसे आप मान लो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने क्या करा है, ये सर्वे करा है, पर ऐसा मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 3-4 हिल्स ऐसी हैं जिनकी एलिवेशन 500 मीटर तक है, और जो 98% ऑफ द हिल्स है ना उनकी 100 मीटर से कम है। तो इस मामले में अपना जो ये निकाल रहे हैं ना एवरेज, ये निकालना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफकोर्स वो मीनिंगलेस ही होगा। ठीक है, अब ये तो अरावलीज का था गाइस। ठीक है, अब इधर आओ देखो, इसरो ने परसों या फिर 2-3 दिन पहले अपना एक मिशन लॉन्च करा था। ठीक है, उसके ऊपर है ना, ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इसरो के लिए। तो इसमें क्या कहा है, द इसरो क्लोज्ड आउट द ईयर विथ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द LVM M6। तो मिशन का नाम LVM M6 था, विच डिप्लॉयड 6100 kg कमर्शियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट थी ना उसका वेट था, देखो मिशन का नाम LVM M6 था, सैटेलाइट का वेट, और जो मिशन जिस सैटेलाइट को लेके गया था ना उसका नाम था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका वेट 6100 kg था। और इसने किस में प्लेस किया इसको, लो अर्थ ऑर्बिटर। इट वॉज हेवीएस्ट पेलोड कैरिड बाई एन इंडियन रॉकेट। देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अब तक का, जब सब इसरो शुरू हुआ है ना तब से है ना, ये सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट था। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट गाइस। अब देखो आगे बढ़ते हैं ना। द इसरो हैविंग पुट एज मैनी 434 फॉरेन सैटेलाइट्स इनटू स्पेस टिल नाउ बिलोंगिंग 34 डिफरेंट कंट्रीज। इसरो ने क्या करा है कि अब तक है ना 434 सैटेलाइट्स है ना लॉन्च किए हैं, जो किसके थे, फॉरेन कंट्रीज़ के थे। और कितनी फॉरेन कंट्रीज़ की किए हैं, 34। ठीक है,
ये मतलब ठीक ठाक फैक्ट है, अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, ना रखो तो अच्छी बात है, बाकी आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये करंट अफेयर में आ सकता है, ओके। अब इसमें और भी बताया गया है कि इस साल इन्होंने क्या क्या किया है इसरो ने। तो इन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इसरो डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स एबिलिटी टू डॉक अनडॉक टू सैटेलाइट्स इन स्पेस विद स्पेडेक्स मिशन। तो इसरो का एक मिशन था स्पेडेक्स मिशन, उसमें क्या किया था, इन्होंने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे जिसके अंदर ये स्पेस के अंदर मैन्यूवर करते हुए डॉक और अनडॉक किया था। जो प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसीज है ना वो पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन इसरो के लिए माइलस्टोन था क्योंकि इसने ये पहली बार किया था। अब देखो उन्होंने और क्या क्या किया इस साल में, उन्होंने है ना निसार मिशन है ना वो लॉन्च किया था, ठीक है। और ये किसके बीच का जॉइंट वेंचर था, इंडिया और यूएस का, जिसके अंदर देखो इसके अंदर 2 जो सैटेलाइट थे ना वो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ना। देखो इस निसार का फुल फॉर्म होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार का आई डोंट नो ऑनेस्टली। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार्स है ना, उनको साथ में काम कराने के लिए ऊपर ले जाकर इनको छोड़ दिया, ठीक है। और ये किसके लिए था, अर्थ की सबसे बढ़िया फोटो खींचने के लिए था, ऐसा मान लो आप। उसके बाद में कौन सा मिशन आया, उसके बाद में आया LVM-3M5 मिशन। अभी जो था ना वो LVM-3M6 मिशन था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये नवंबर में लॉन्च हुआ था, जिसमें इसरो ने है ना 4400 kg है ना पेलोड का जो सैटेलाइट था वो लॉन्च किया था, और सैटेलाइट का नाम था CMS-03 सैटेलाइट, ओके। बट इसके अंदर और इसके अंदर जो अभी अभी किया है उसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें है, ये देखो कहाँ पे है, ये देखो लो अर्थ ऑर्बिट में। जो अभी वाला है ना उसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है, जबकि ये देखो इसको किया है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। आप अब ये काम करना, आप जाके देखना कि लो अर्थ ऑर्बिट की डिस्टेंस कितनी होती है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। देखो एक थ्योरी होती है, द मोर यू फाइंड आउट द मोर यू फूल अराउंड द मोर यू फाइंड आउट। तो आप जितना गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना उतना ही आपको पता चलेगा, मेरे बताने से आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने कहा था आज की न्यूज़ में इतना कोई खास न्यूज़ आई नहीं है, तो ये अपना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। अब देखो अब इंडिया क्या कर रहा है कि 100 विलेजेस है ना वो रेडी कर रहा है, किसके लिए, सुनामी रेडी कर रहा है। बहुत मतलब बहुत ही रेयर कम कंट्रीज़ है जो ऐसा करती है, और इंडिया भी अब उनमें शामिल है। देखो देखो सुनामी रेडी विलेजेस क्या होते हैं, सुनामी रेडी विलेजेस इज सर्टिफाइड टू वंस दैट हैव हाई अवेयरनेस अबाउट सुनामी। अवेयरनेस होती है सुनामी के बारे में, हेजर्ड प्रिपेयर्डनेस, सुनामी की वजह से जो हेजर्ड फैलता है उसके बारे में भी उनको वो तैयार रहते हैं। और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इवैक्यूएशन मैप, मतलब मैप लगे हुए होते हैं पब्लिक के अंदर कि भाई अगर सुनामी आ गई तो क्या होगा। 24 आवर वार्निंग सिस्टम्स लगे रहते हैं। पार्टिसिपेशन इन मॉक ड्रिल्स, लोग मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। ये होते हैं सुनामी रेडी विलेजेस। अब इनको ये दर्जा कौन देता है, तो ये देता है यूनेस्को गाइस। द सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। ये देखो ये चीज़ याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है गाइस, ठीक है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाली न्यूज़ पे। अब देखो आज आज क्या है, 100 ईयर्स ऑफ CPI पूरे हो चुके हैं। CPI क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक इंडिया की एक पार्टी है ना। उसके 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। देखो इसके अंदर बताया गया है, देखो अपने CDS में ना सवाल आ जाता है हिस्ट्री में कि ये पार्टी किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, कब बनाई थी, ये सवाल आ जाते हैं। तो ये आ सकता है क्यों, क्योंकि इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, इसका कहाँ पर हुआ था ओरिजिन, ये हुआ था कानपुर मीटिंग। और कब हुआ था, December 26, 1925, जो आज की डेट है ना, बस 2025 है आज, ठीक है। तो इसको कितने साल पूरे हो गए, तो ये याद रखना। ये CDS में आने के चांसेस थोड़े ठीक ठाक है, NDA में मैं नहीं कहूँगा कि आएंगे, बट स्टिल आप याद रखना। सॉरी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, फिर उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है, देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा। इन दिस लैंडस्केप कार्ल मार्क्स
जर्मन फिलोसफर, वो जर्मनी से थे, ठीक है ना, वो इंग्लैंड में सेटल हो गए और उन्होंने अपना कम्युनिस्ट पार्टीज़ को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी किया था और उन्होंने सोचा था कि ये यूरोप के अंदर लाऊंगा, लेकिन उसका असर कहाँ पे आ गया? उसका असर आया यूरोप में नहीं आया, उसका असर कहाँ पे आया? रशियन एम्पायर में आया। और रशिया एम्पायर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड था जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो एकदम से बहुत ज़्यादा आगे आ गया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज़ के रोल के लिए एम.एन. रॉय का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है विच इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं, अब देखो है ना, एक आता है ना, जैसे अपने NDA-CDs में गाइस क्या होती है, SSB होती है ना, SSB में एक होता है लेक्चरेट, है ना, एक होता है GD, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अपने से टॉपिक के ऊपर अपने को बोलना रहता है, अपना जो ग्रुप होता है उसके साथ डिस्कस करना रहता है। तो आजकल जो AI है ना, वो गाइस बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है और इन इन दो चीज़ों में ना वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव आ रहा है। तो इसके अंदर मैं बस आपको एक ही पॉइंट बताना चाहता था। देखो देखो इसमें क्या करती है, कंपनीज की हायरिंग प्रोसेस में AI का रोल बताया गया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, द कंपनी नाउ कंडक्ट्स फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग थ्रू ऑटोमेटेड वॉइस बोट्स दैट इंटरेक्ट विद कैंडिडेट्स इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट एंड शॉर्टनिंग टाइम। तो मतलब ये क्या करता है, AI जो है ना, वह उन लोगों का इंटरव्यू लेता है जो इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक उनको अच्छे बंदे मिलते हैं जो शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात देखो, मैनुअल एफर्ट है ना वो कम लगता है। तीसरी बात है ना, ये टाइम को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है मैनुअल हायरिंग की के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये इसके दो चार फ़ायदे थे, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया बीच न्यूज़पेपर में। अब देखो गाइस, यहाँ पर है ना, आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो चुका है। स्पोर्ट्स मैं कवर नहीं करता, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा वास्ट है मेरे ओपिनियन में, उसको कवर करना CDS ND के लिए स्पेसिफिकली मैं उसको प्रेफर नहीं करता। मैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना कि एक क्वेश्चन के लिए मैं अपने एग्ज़ाम के लिए 3-4 घंटे नहीं देना चाहता, ओवरऑल मिला के बोल रहा हूँ मैं। तो मैं स्पोर्ट्स को छोड़ ही देता हूँ गाइस, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं यू कैन डू इट, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट मैं प्रेफर नहीं करता। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी हम कल आएंगे 27 दिसंबर का, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे अगर न्यू हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब इनफ सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम इसको लाइव क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है, यू डोंट वरी। और उसके अंदर हम धीरे धीरे अपना कंटेंट भी बढ़ाते जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट डे था, आज मैंने वोकैब भी बहुत कम रखी थी, लेकिन सेकंड डे से वोकैब वगैरह सब कुछ भरपूर मिलेगा, न्यूज़ भी अच्छी मिलेगी। आज का न्यूज़पेपर क्या थोड़ा सा यू कैन से डल, ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं गाइस, मंथ में 2-3 बार आ जाते हैं। तो आप ज़रूर से मैवरिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा जो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हैं या फिर न्यूज़ नहीं देख पाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है करंट अफेयर्स से जुड़ने का। थैंक यू।